हमें चलना है और संभलना है। मंजिल के लिए प्रतिपल बिना रुकावट आगे बढ़ना है। अडिग हौसलों का साथ लेकर, मन में दृढ़ विश्वास लेकर हमें चलना है और संभलना है। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। अचानक आई विपत्ति हमारे हौसलों को आजमाती है तो वहीं एक नसीहत भी दी जाती है। कोरोना संक्रमण की त्रासदी का समय भी हमारे सामने चुनौती बनकर आया। हम कोरोना संक्रमण की पहली लहर से प्रभावित हुए, योजना बनाई और संभल कर चल भी न सके कि अचानक दूसरी लहर ने त्रासदी का रूप लिया। हमारे अपने हमसे दूर जाने लगे, सांसों की डोर थमने लगी, जिंदगी की रफ्तार धीमी होने लगी, सामाजिक दायरा सिमटने से लगा। उम्मीद की नदी में हौसलों की पतवार लेकर भविष्य की नाव के सहारे अब हमने संभल कर चलना आरंभ कर दिया है। यही है जीवन की एक आस, एक नए दिन में नए विषय के साथ। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम चलना है संभलना है में आज हमारे बीच हैं जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी डॉक्टर अविनाश झा साहब। आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप कोविड की दूसरी लहर में कब संक्रमित हो गए थे? क्या स्थिति रही थी इस दौरान? धन्यवाद मिश्रा जी। कोविड की पहली लहर में मैं ठीक ठाक रहा। दूसरी लहर में मैं 4 अप्रैल को संक्रमित हो गया था और फिर 8 तारीख को मुझे फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ था, तो मुझे 4 दिन के लिए एडमिट होना पड़ा था। फिर उसके बाद मैं घर पर आकर के जितने भी नियम होते हैं उनका पालन किया जो कोविड प्रोटोकॉल के हैं, और मैं जल्द ठीक हो गया उसके बाद। डॉक्टर साहब, आप कोविड से किस तरह जंग जीत पाए थे? कोविड से तो जो प्रिकॉशन है कि हमको जो काढ़ा या बाकी जितने प्रोटोकॉल दिए जाते हैं कि हमको पौष्टिक चीज़ लेना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करना है। दवाओं का मैंने सही तरीके से जो डॉक्टर बताए थे उसका पालन किया था, खाया था, और उनको लेने के बाद मैं लगातार जितने भी आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनका भी यूज़ करता रहा, और इस तरह से 10 दिन के अंदर में मैं रिगेन करने लगा था अपनी शक्ति को। और कोविड का जो पोस्ट कोविड का इफेक्ट था वो थोड़े दिन तक रहा, लेकिन उसमें भी हम रेगुलर योगा व्यायाम वगैरह करते रहे और खान पान के नियमों का पालन करते रहे। कोविड से ठीक होने के बाद क्या आपने और आपके परिवार ने वैक्सीन लगवा ली है डॉक्टर साहब? हाँ, हमारे परिवार के जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं, जैसे माता पिताजी, पत्नी, मैं स्वयं और मेरी बेटी जो 18 साल की है, उनका वैक्सीन कोविशील्ड लग चुका है। अब जब बच्चों का आएगा। जी डॉक्टर साहब, क्या आपके विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने कोविड वैक्सीन लगवा ली है? हाँ, मेरे विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सभी ने वैक्सीन लगवा ली है। मैंने एक एक कर सबको देखा है कि उन्होंने लगाया है, जो नहीं लगाया उनको उनका शेड्यूल फिक्स करके सबको वैक्सीन लगवा दिया है। झा साहब, आप जिस समय संक्रमित हुए थे उस समय गेहूं की सरकारी खरीद भी चल रही थी, यह भी बहुत जरूरी शासकीय कार्य था। आपने यह सब कैसे मैनेज किया?
जिस समय बीमार चल रहा था उस समय गेहूं खरीद पीक पे था और किसानों की प्रायोरिटी भी होती है कि वो अपना फसल सही समय से बेच सके। हमारा उद्देश्य भी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत सभी किसानों को लाभ पहुंचा दिया जाए। तो घर पर रहते हुए भी मोबाइल के द्वारा मैं सबको मैनेज कर रहा था, बात लगातार ले रहा था, कहीं किसानों को कोई दिक्कत न होनी पाए। और यदि इसी बीच में कई मेरे 4 सेंटर इंचार्ज भी कोविड से इन्फेक्टेड हो गए थे, उनके स्थान पर मैं दूसरे केंद्र प्रभारी को एक्स्ट्रा चार्ज दे करके उनका काम कराया और किसानों को किसी प्रकार के तकलीफ नहीं होने दी उनके गेहूं बेचने में। जी डॉक्टर साहब, कोविड जैसी आपदा के चलते जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है इस वर्ष, क्या वो गत वर्ष से कुछ कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है, क्या स्थिति रही डॉक्टर साहब? नहीं, इस बार जो खरीद हुई है गेहूं वो गत वर्ष से ज़्यादा हुई है। गत वर्ष मेरी खरीद 1.55 लाख मीट्रिक टन हुई थी और इस साल हम लोगों ने 2.21 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो लगभग 1.5 गुने के बराबर है। और इस तरह से हमने गेहूं में ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाया है, ज़्यादा गेहूं खरीदा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ सभी किसानों को देने का प्रयास किया है। एक चीज़ बताएंगे कि किसानों का कहना है कि खेती में लागत बढ़ रही है और किसानी जो है वो घाटे का सौदा हो रही है। हर किसान चाहता है कि उसे समर्थन मूल्य मिले या उसका हक भी है, पर ऐसा हो नहीं पाता। इसकी प्रमुख वजह क्या है, आप बताएंगे हमारे श्रोताओं को? पीलीभीत जनपद कृषि प्रधान है, यहाँ किसान जागरूक भी हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये किसान खेती करते हैं, धान गेहूं का अच्छा उत्पादन भी होता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम लोगों का पंजीकरण करा करके उनको सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए प्रेरित करें। गत वर्ष धान हम लोगों ने लगभग 1.5 गुने अधिक, जो 40,000 की अपेक्षा 60,000 किसानों को हम लोगों ने लाभ पहुंचाया। गेहूं में हम 17,000 की, गत वर्ष के साथ 17,000 की अपेक्षा इस साल 40,000 किसानों को फायदा पहुंचाया। तो जितने भी किसान हमको पंजीकरण कराते हैं और जागरूक होकर के उनको जागरूक करने के बाद उन सबका खरीद हम लोग कर लेते हैं। जो पंजीकरण नहीं करा पाएंगे वो सरकारी क्रय नीति के हिसाब से सरकारी क्रय केंद्रों पर एमएसपी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए किसानों को हम लोग प्रेरित करते हैं कि वो समय रहते हुए पंजीकरण करा लें। जो पंजीकरण करा लेते हैं उनको एमएसपी निश्चित रूप से मिल जाता है। और मैं समझता हूँ कि जिले में किसानों की संख्या लाखों में होगी, लेकिन जो सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ उठाते हैं उन किसानों की संख्या हजारों में ही होती है। तो उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए भी आप लोग कुछ करते हैं क्या? निश्चित रूप से हम लोग प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। लगभग 2 लाख किसानों को हम लोगों ने एसएमएस के माध्यम से सूचित किया था कि पंजीकरण करा लें। उसके अलावा हम रेडियो में, पेपर में पंजीकरण के लिए ऐड आता है, विज्ञापन आता है। उसके अलावा हम लोग मंडियों में वो कार्यशाला आयोजित करते हैं जिससे किसान पंजीकरण कराएं। हर एक तहसील दिवस पर हम पंजीकरण कैंप लगाते हैं, कृषक पंजीकरण कैंप। और गाँवों में ब्लॉक के मुख्यालयों पर भी हम लोग कृषक पंजीकरण कैंप लगाते हैं। इसके अलावा जितने भी केंद्र हैं वो भी लगातार पंजीकरण करते रहते हैं। फसलों की सरकारी खरीद आपके विभाग द्वारा की जाती है। इसी अनाज का वितरण सरकार जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करती है। कोविड में यही गेहूं व चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। सरकारी खरीद में पीलीभीत जिला प्रदेश में किस पायदान पर रहता है? धान और गेहूं के मामले में सरकारी खरीद में पीलीभीत जनपद हमेशा पहले और दूसरे पोजीशन पे रहा है। गेहूं खरीद में भी हम शाहजहांपुर के बाद दूसरे पोजीशन पे हैं और लगभग इस बार 2.21 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है, जो काफ़ी है। और अगला सवाल है मेरा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर में आपके कुछ परिजनों, रिश्तेदारों और इष्ट मित्रों को आपने ज़रूर खोया होगा। इस संबंध में क्या अनुभव हैं आपके? दूसरी लहर में, पहली लहर में तो कोई नहीं हुआ था ईश्वर कृपा से, और दूसरी लहर में सबसे बड़ी क्षति तो हमारी हुई कि हमारी भाभी जी का डेथ हो गया। और उसके बाद हमारे विभाग के भी कई लोग जो हमारे आरएफसी और आरएमओ और डिप्टी आरएमओ थे, जो इस एएमओ एमआई सभी इस विभाग में थे, कम से कम 30 लोगों को हमने विभाग में खोया है। तो इसमें कहा जाए कि ये तो बहुत घातक बीमारी है। इससे बचने के लिए ही एकमात्र उपाय है। इसमें किसकी चली जाएगी जान, ये नहीं कहा जा सकता। जिंदगी
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत, तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत। मेरा सब कुछ तेरे देन है, मेरे मन तेरी। मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के मीत। मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा 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 मेरा। गाओ न माँ। मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तीसरी लहर जो आने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि बच्चों पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में आपका क्या मत है? जैसा डॉक्टरों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर आएगी और तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी। दूसरी लहर ज़्यादा घातक इसलिए थी कि ये संक्रामक थी और फैलने के साथ यह सीधे फेफड़े पर संक्रमित करती थी और मृत्यु तक की स्थिति तक ले जाता था। अब ये तीसरी लहर बच्चों के लिए है, तो बच्चों के लिए बचाव ज़्यादा हमारा है। इसके लिए सरकार भी लगातार उनके लिए स्पेशल वार्ड बनवा रही है, उनके लिए अलग से बेड की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए वैक्सीन की भी व्यवस्था की जा रही है। तो इसलिए बच्चों को बचा करके तो रखना ही है हमको, साथ साथ अपने भी बड़े हैं उनको भी बचा करके रखना है। अपने यहाँ भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है, कुछ बजट भी स्वीकृत हो गया है। एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि पीलीभीत जिला जो है वो प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की खान कहा जाता है। इसकी बहुलता है यहाँ पर, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का हर कोई कायल हो जाता है। आप एक कवि और अच्छे लेखक हैं, इस रूप में आप हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं कि ऐसा क्या कुछ खास है पीलीभीत में कि जो यहाँ आता है यहाँ का होकर रह जाता है
और लोग यहाँ बसना चाहते हैं, और कोविड में तो इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है डॉक्टर साहब। पीलीभीत जनपद प्राकृतिक रूप से इतनी प्रचुर संपदा का जनपद है कि जिससे हम तो कहें तो ये जितने भी जनपद हैं यूपी में, ये स्वर्ग है प्राकृतिक रूप से। यहाँ पर नदियाँ हैं, नहरें हैं, प्राकृतिक जो ये वन है वो लगभग 40% तक एरिया को कवर किया हुआ है। पीटीआर है, आसपास में जितने भी क्षेत्र हैं जो डैम बने हुए हैं वो प्राकृतिक क्षेत्र को वह उभारते हैं। यहाँ का माहौल इतना अच्छा है प्राकृतिक रूप से कि आदमी अपने आप ही साहित्यकार और कवि हो जाएगा, जैसा माहौल बन जाता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने दोनों जो अपनी किताबें लिखी वह पीलीभीत में ही आकर के लिखी है, क्योंकि ये ऐसा वातावरण है कि आपको कवि बना देता है, आपको लेखक बना देता है, साहित्यकार बना देता है, तो आप प्रकृति से प्रेम करने लग जाते हैं। इस मायने में पीलीभीत सबसे सुंदर लगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपको बधाई कि आप पीलीभीत में आकर कवि और लेखक बने हैं, और आप बहुत अच्छी पोस्ट डालते हैं प्राकृतिक वन संपदा की और जो हमारे अच्छे पिकनिक स्पॉट हैं उसकी। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। जो तीसरी लहर की बात कही जा रही है, लोगों में दूसरी लहर का काफ़ी ज़्यादा व्यापक प्रभाव रहा। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी तो और ज़्यादा खतरनाक होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि पीलीभीत की जनता शायद इस पर भरोसा नहीं करती। काफ़ी लोग आज भी मास्क बिना लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिना किए हुए घर से निकलते हैं। इस संबंध में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से बचाव ही उपाय है। कोरोना की दवा अभी नहीं बनी है। एक तो सबसे पहले सभी लोग वैक्सीन लगवा लें। कोई भी घर में आसपास, ऑफिस, गांव, घर जो भी आदमी हो, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। जहां भी है, जितने भी सेंटर बने हैं वहां पर वैक्सीन लगाया जा रहा है मुफ्त में, आप जाकर उसको वैक्सीन लगवाएं। मास्क हमेशा पहने, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि हमारा बचाव ही हमको बचा सकता है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। ये वक्त है संभलने का, उठ खड़े होकर नए अंदाज में चलने का। कठिन घड़ी है, मुश्किल बड़ी है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की त्रासदी का हमने सामना किया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से हम सभी सुरक्षित रहें, इस तरह के प्रयास हमें करने हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। ना तो भीड़ वाली जगह जाना है और ना ही भीड़ का हिस्सा बनना है। नमस्कार, क्या आपने वैक्सीनेशन करवाया? स्वागत संबोधन के साथ क्या आपने वैक्सीनेशन करवाया वाक्य को एक मुहिम और अपील की तरह सब तक पहुंचाना है। सफाई, दवाई और कड़ाई, तभी जीतेंगे हम कोरोना से लड़ाई। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आज का सफर बस यहीं तक। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। कभी हम है यहाँ, कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना